हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति की यूनिट 2। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसकी यूनिट 2 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे आज। यूनिट 2 हमारी है शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद के युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। आज हम इसका चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं भारत और अमेरिका, भारत और रूस। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहली यूनिट हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले अपनी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर है, तो लगभग 3 वीडियो के अंदर ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आज हम इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर जो भी आप लेक्चर एकलव्य स्नातक चैनल पर देखते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत और अमेरिका। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनको हम 2 चरणों में देख सकते हैं। 2 चरण कैसे? एक चरण तो था शीत युद्ध के दौरान का चरण, और दूसरा चरण था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद का चरण। अर्थात भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, और वो जो समय था वो शीत युद्ध के दौर का समय था। ठीक है। शीत युद्ध आप सभी को पता होगा 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का दौर जो है वो खत्म हो गया था। एक नई विचारधारा विश्व के सामने आई थी जो पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, इन 2 चरणों में हम भारत के संबंधों को अमेरिका के साथ देखते हैं। देखिए, शीत युद्ध के दौर में भारत और अमेरिका के संबंध की बात करें तो सबसे पहले जो शीत युद्ध था, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शीत युद्ध आरंभ हो गया था। और इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है। विश्व 2 भागों में बटा हुआ था इस समय। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरी तरफ उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर। ठीक है, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। भारत उस समय नव स्वतंत्र यानी नया स्वतंत्र होने वाला देश था। इसके कारण भारत को अपना विकास करना था। ठीक है, भारत को अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास देखना था। तो भारत ने इन दोनों गुटों का साथ नहीं दिया। भारत ने एक अलग नीति अपनाई जो थी गुट निरपेक्षता की नीति, या भारत यूं कह सकते हो कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर अपना विकास उसने किया। उसने अपने आप को तटस्थ रखा, यानी इन दोनों महाशक्तियों से भारत ने अपने आप को तटस्थ रखा, और युद्ध का विरोध करते हुए उसने समाजवादी विकास की धारा को अपनाया। वहीं देखिए, शीत युद्ध में पाकिस्तान इन संगठनों के साथ एक सक्रिय सदस्य बना। ठीक है, क्योंकि भारत का विभाजन जो हुआ था, भारत के विभाजन से ही पाकिस्तान निकला था। ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या करा, इस समय पाकिस्तान जो इन ये जो संगठन थे मजबूत, उस समय जो महाबली संगठन थे, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ जो है देना प्रारंभ किया, और एक सक्रिय संगठन की भूमिका, सक्रिय सदस्य देश की भूमिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने निभाई। इसका जो है विपरीत प्रभाव जो है भारत के संबंधों पर पड़ा। देखिए, इसके बाद क्या होता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंध ना कमजोर हो गए, क्योंकि एक ही समय में भारत से निकला पाकिस्तान था। ठीक है, भारत भी आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत ने क्या करा, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, अपने आप को अलग रखा। वहीं पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए और अमेरिका को सपोर्ट किया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका के संबंध पाकिस्तान से अच्छे हो गए, और भारत से उसके संबंध जो है वो निरंतर खराब हो गए। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष निरंतर बढ़ता रहा। ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका ने भारत का साथ उस समय नहीं दिया। ठीक है। सबसे पहले बात करें तो कश्मीर मुद्दा। देखिए, भारत का आज़ादी के बाद से ही ना प्रथम मुद्दा क्या था, कश्मीर मुद्दा था भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इलीगली कश्मीर पर कब्जा कर रहा था, और पाकिस्तान के द्वारा ही ना कबायली हमला जो कश्मीर पर किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया था। पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था वो हमला। इसके बावजूद जो अमेरिका था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो जो कश्मीर मुद्दा था ना, यहाँ पर अमेरिका ने भारत को सपोर्ट नहीं करा।
यानी कश्मीर मुद्दे पर भारत को अमेरिका का सकारात्मक समर्थन कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कश्मीर पर कबायली हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, ये जानते हुए भी अमेरिका ने पाकिस्तान के आक्रामकता का जो व्यवहार था पाकिस्तान को, उसको नज़रअंदाज किया। ठीक है। हालांकि कबायली हमला होने के बाद जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में आके शरण ली थी और उन्होंने कहा था कि भाई भारत में कश्मीर को विलय कर लो। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने बहुत सारा हिस्सा जो कश्मीर का था उसको उसको कब्जा कर लिया था, जो कि इलीगल था। ठीक है। तो पाकिस्तान अमेरिका ने उस समय भारत का साथ ना देते हुए पाकिस्तान की आक्रामकता को नजरअंदाज किया और भारत पर पाकिस्तान अमेरिका ने भारत पर जो है हथियार पर प्रतिबंध लगा दिए। इस समय भारत और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक मिश्रित संबंध है। ठीक है। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में समर्थन दिया। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अपना सहयोगी समझा और भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझा। सीटो और सेंटोस जो संगठन अमेरिका के हैं, इन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से हथियार हस्तांतरण किए। ठीक है, हथियारों की सप्लाई की। ठीक है, सैनिक दिए पाकिस्तान को और अन्य राजनयिक, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था का भी, आर्थिक सहायता का भी, इन्होंने आर्थिक आर्थिक सहायता भी पाकिस्तान को प्रदान की, जो भारत की दृष्टि से ना काफी हानिकारक थी। हालांकि आर्थिक दृष्टि से तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो सैन्य कार्रवाई, जो हथियारों का हस्तांतरण अमेरिका पाकिस्तान को कर रहा था, उसकी दृष्टि से भारत के लिए वो एक खराब चीज थी। ठीक है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से लिए खराब चीज थी, क्योंकि सदैव पाकिस्तान ने जो है इन हथियारों का इस्तेमाल जो है हमेशा भारत पर ही किया था। ठीक है। तो इसीलिए भारत के लिए ये जो सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए ये सब हानिकारक था। 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया भारत की तरफ से। अमेरिका को जब पता चला कि भाई भारत परमाणु परीक्षण किया है भारत ने, तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि उस समय अमेरिका भारत को एक प्रतिद्वंदी देश के रूप में देखता था। भारत अमेरिका को उस समय लगता था कि जो भारत के साथ संबंध है अमेरिका के, वो एक प्रतिद्वंदी देश जैसे हैं। ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, भारत पर पूर्ण रूप से इस पे परमाणु परीक्षण पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, देखिए ये तो संबंध रहे शीत युद्ध तक। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो है भारत और अमेरिका के संबंधों में बदलाव आता है। 1991 के बाद क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यानी जो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी सोवियत संघ और यूएस के बीच, वो उसका अंत हो जाता है और यहाँ पर यूएस की विजय विजय हो जाता है। जो यूएस की विजय विचारधारा होती है वो जीत जाती है। ठीक है। यानी पूंजीवादी विचारधारा का जो है विस्तार हो जाता है। ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, सोवियत संघ टूट जाता है और पूंजीवाद का विस्तार हो जाता है, क्योंकि जो यूएस की जो नीति थी वो पूंजीवाद की नीति थी। ठीक है। तो पूंजीवाद का विस्तार संपूर्ण विश्व में हो जाता है। पूंजीवाद का विस्तार एवं मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की विचारधारा पूरे विश्व में प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, पूरे विश्व के सामने एक नई विचारधारा आती है जिसका नाम होता है पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था। और भारत भी 1991 में, चूंकि इससे पहले जो भारत था वो अपने आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के कारण भारत ने 1991 में जो है ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया। और वैश्वीकरण ही क्या था? मुक्त बाजार की नीति थी। जो किससे प्रभावित थी? वो अमेरिका से प्रभावित थी। ठीक है। तो इसको चुनने के बाद जो है क्या होता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई शुरुआत होती है। ठीक है। भारत ने इसके बाद क्या किया? आईएमएफ से ऋण लिया। आईएमएफ आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ऋण देता है सभी जो इसके सदस्य देश होते हैं उन सभी को ये ऋण देता है। इससे ऋण लिया भारत ने और मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था पर यूएस मॉडल के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को ढाला। ठीक है। यानी यूएस अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था ना, ये ग्लोबलाइजेशन, इसके अनुरूप जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ढालना भारत ने स्टार्ट कर दिया, जिससे यूएस और भारत के संबंध जो है वो अच्छे होने स्टार्ट हो गए यहीं से 1991 के बाद से। मई 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वॉशिंगटन की यात्रा की जाती है। ठीक है, वॉशिंगटन अमेरिका की यात्रा की जाती है।
इसके साथ क्या होता है, भारत के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई आकृति मिलती है। ठीक है, यानी भारत के दोनों देशों के जो संबंध होते हैं इससे नई यात्रा देखने को मिलती है 1994 के बाद से। ठीक है, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने जो है वॉशिंगटन की यात्रा की थी। भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 10 व्यापारिक समझौते इस समय किए। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री भी भारत आए और लगातार ये दौरे जो है फिर चलते रहे, भारत के अमेरिका के साथ और अमेरिका के भारत के साथ। और उसके बाद से ही लगातार महत्वपूर्ण समझौते इन दोनों देशों के बीच है होते रहे हैं। देखिए 11 सितंबर 2001 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध ना और भी अच्छे हो गए थे। क्यों अच्छे हो गए थे? देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमले ने वैश्विक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, उसके बाद अमेरिका की थोड़ी आंख खुलती है आतंकवाद के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध जो अमेरिका ने कार्रवाई की थी उसका समर्थन भारत ने सदैव किया, जिससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होते चले गए। अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में इससे दूरी बढ़ गई थी। ठीक है, यहाँ से जो है अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में दूरी बढ़ जाती है, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध जो है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस समय आतंकवाद को सपोर्ट करता था। इसीलिए पाकिस्तान के साथ संबंध अमेरिका के खराब होते चले जाते हैं। इस हमले के बाद भारत एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा अमेरिका के लिए, जिसने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का समर्थन किया। ठीक है, भारत एकमात्र देश था उस समय जो अमेरिका का सहयोगी खड़ा हुआ था, अमेरिका का सहयोग कर रहा था आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करने में, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ने में। ठीक है, पाकिस्तान के आंतरिक, उस समय एक चीज और हुई, पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण, जो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और आंतरिक अस्थिरता स्टार्ट हो गई थी ना, उसके कारण क्या हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन देना धीरे धीरे कम कर दिया। ठीक है, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध वो धीरे धीरे खराब होते चले गए और भारत से अमेरिका के संबंध अच्छे होते चले गए। उभरता हुआ भारत की बात करें, यदि हम आज के भारत की बात करें, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो भारत और अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण असैन्य समझौते, ठीक है, शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ 2008 में, जिस पर हस्ताक्षर हुए। फिर 2000, इससे पहले 2005 में 10 साल की अवधि रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल था, एक समझौता यह भी हुआ था। ठीक है, भारत क्वाड का सदस्य बना। क्वाड का सदस्य यानी इसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश मिलकर के अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं, अपने अपने आपस में एक दूसरे देश को सपोर्ट कैसे करना है, आपस में एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को कैसे क्या करना है, क्या निर्यात करना है, क्या आयात करना है। तो क्वाड का सदस्य बनना भारत के लिए एक अहम हिस्सा था, भारत के लिए एक अहम चीज थी ये। इसके बाद देखिए 21वीं सदी की बात करें, यदि हम आज की बात करें, तो हाल ही में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति भारत 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे, जिसमें भारत के और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली है। ठीक है, भारत अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा को लेकर के, रक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अन्य जैसे क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। लगातार ही बात करें, ठीक है, 2014 के बाद लगातार बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंधों में तेजी देखने को मिली है, भारत और अमेरिका के संबंधों में एक अच्छा कह सकते हो कि व्यवहार देखने को मिला है। इसके साथ ही दोनों देशों ने, ठीक है, आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। ठीक है, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों एक साथ खड़े हैं, और जो भी अन्य चुनौतियां रही हैं दोनों देशों के लिए या विश्व के लिए, उसके साथ ये दोनों देश जो है आज के समय में साथ खड़े हैं। भारत और रूस के संबंध की बात करें तो देखिए भारत और रूस का संबंध जो है 1991 से बात करते हैं, तो 1991 से पहले क्या था, इससे पहले जो रूस था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो है नया मानचित्र पर नया देश दिखाई देता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद क्या होता है, जो रूस जो है वो मानचित्र पर नया देश दिखाई देता है, क्योंकि विघटन के बाद जो है अन्य देश निकल करके अलग अलग देश बन गए थे। उससे पहले सभी क्या थे, यूएसएसआर थे, यूएसएसआर के अंदर थे, सोवियत संघ के अंतर्गत थे। तो यूएसएसआर के टूटने के बाद जो है रूस नया देश बनता है मानचित्र पर। इससे पहले सोवियत संघ के साथ, इससे पहले यूएसएसआर के साथ भारत के जो संबंध थे वो काफी मैत्रीपूर्ण संबंध थे, क्योंकि यूएसएसआर इस चीज से
काफ़ी खुश था कि भारत ने आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। उसने जो है किसी भी प्रभावी शक्ति का साथ ना देते हुए अपनी तटस्थ नीति को अपनाया। तो इस समय से ही भारत के साथ यूएसएसआर के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर भी निरंतर भारत का साथ दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ था, वो कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा था। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद जो है, भारत ने जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुक्त बाजार की नीति को अपनाया, तो यहाँ से कुछ जो है संबंध रूस के साथ, ठीक है, भारत के कुछ संबंध यहाँ पर खराब होने को देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए ही खराब हुए भारत और रूस के संबंध, लेकिन परंतु कुछ वर्षों के बाद इन दोनों के जो संबंध थे वो फिर से अच्छे हो गए थे। ठीक है, भारत और रूस के संबंधों में नए युग का उदय। देखिए, रूस ने 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान जो है भारत का समर्थन किया था। 1999 में आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होता है। ठीक है, जिसे कारगिल युद्ध का नाम दिया गया है। तो मध्यस्थता करने वाला जो देश था उस समय, वो था रूस। ठीक है, रूस ने मध्यस्थता की थी और पाकिस्तान को फोर्सफुली अपनी सेना पीछे ले जाने के लिए बोला था। और भारत का जो है विश्व के मंच पर समर्थन किया था किसने? रूस ने। 2000 के बाद जो है और भी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है भारत और रूस के बीच। व्लादिमीर पुतिन के रूसी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और रूस के बीच संबंध जो है और भी अच्छे हो गए और निर्णायक हो गए। भारत और रूस की साझेदारी रक्षा संबंध में देखें तो लगभग 70% जो रक्षा के उपकरण है वो रूसी मूल के हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स जो है वो परचेज करता है भारत रशिया से। ठीक है, तो अगर रक्षा संबंध को देखें हम, तो एक अहम रोल निभाता है रूस भारत के साथ। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के सैन्य अभ्यास भी ये दोनों देश एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। और विभिन्न प्रकार के उपकरण देखिए, 70% जो रक्षा उपकरण है वो रूसी मूल के। तो इससे पता चलता है कि जो भारत और रूस के संबंध है वो रक्षा के क्षेत्र में कितने अच्छे हैं। असैन्य परमाणु समझौता। रूस वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत में अलग अलग जगहों पर, लगभग विभिन्न हिस्सों में भारत के 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई गई है। इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करेंगे। तो देखिए, भारत के साथ जो ऊर्जा संयंत्र पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जो कार्य है वो रशिया का टॉप मॉडल है। ठीक है, व्यापारिक संबंध की बात करें तो दोनों देश 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक लेके जाना है द्विपक्षीय निवेश को। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने तक का जोर दे रहे हैं ये दोनों देश। इन दोनों देशों के द्विपक्षीय जो व्यापार है, निवेश की दृष्टि से देखें तो लगभग 50 अरब डॉलर एक दूसरे के देश में निवेश होगा। और लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर की बात करें तो ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद जताई जा गई है ऐसी। ठीक है, व्यापारिक संबंधों में वित्त वर्ष 2020 की बात करें तो दोनों का द्विपक्षीय व्यापार वो जो था वो 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे अंदाजा लगा सकते हो कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे देश के लिए। ठीक है, और बहुपक्षीय मंचों की बात करें तो बहुपक्षीय मंचों पर भी जो है वो रशिया हमेशा भारत का साथ देता आया है। इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यूएनएस, ठीक है, यूएनएस में हमेशा सपोर्ट करता आया है भारत को। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो एनएसजी है, ठीक है, एनएसजी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता आया है। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए रशिया ही, जो यूएन के अंदर विशेष अधिकार होता है वो रशिया ही साथ देता है भारत को। ठीक है, स्थायी सदस्य बनाने के लिए जो स्थायी सदस्यता की मांग होती है ना, 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जिसमें चीन भी स्थायी सदस्य है। तो भारत को भी स्थायी सदस्यता बनाने के लिए रशिया ही है जो सपोर्ट करता है। रशिया का ही एक मत रहता है हमेशा जो भारत को सपोर्ट करता है स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि बहुपक्षीय मंचों पर भी रशिया जो है वो भारत का समर्थन करता है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, भारत और रशिया के संबंध कैसे हैं। ठीक है, उसको हमने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।